नमस्कार दोस्तों, डीआर ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन। पिछले वीडियो में अपन ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था। ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स है, यानी इसकी स्टडी अपन ने की थी। अब जो आज का वीडियो है सौरमंडल की उत्पत्ति है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। सोलर सिस्टम है, इसकी स्टडी अपन करेंगे। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सेकंड लेवल रीट साइंस वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अदर जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी है, जिसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और इसके साथ में दूसरा अपन देखें पुलिस है, यानी उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। सौरमंडल से संबंधित जो अवधारणा है, यानी इसके बारे में अपने को कंसेप्शन ऑफ द सोलर सिस्टम, सौरमंडल की अवधारणाएं, इसको लेकर के विद्वानों के बीच में मतभेद था, यानी 15वीं सदी से पहले। और उस समय दो अवधारणाएं, दो कंसेप्शन आए, एक जियोसेंट्रिक और एक था हेलियोसेंट्रिक। आज भी अपन कई जगह पढ़ते हैं कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता, हालांकि जो गलत साबित हो चुका है। तो उससे संबंधित दो अवधारणाएं जियोसेंट्रिक और हेलियोसेंट्रिक। देखो, पहला जो अवधारणा दी गई है टोलेमी के द्वारा, जियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक जो अवधारणा है, इसमें अपन देखें तो क्या रखा गया, देखो जियो शब्द जुड़ा हुआ है और जियो का मतलब हो गया पृथ्वी। सेंट्रिक, जो सेंट्रिक शब्द दे रखा है, सेंट्रिक का मतलब होता है केंद्र, यानी जिसके केंद्र में पृथ्वी है। इसका मतलब हो गया कि सभी ग्रहों के, हमारा सोलर सिस्टम है, उसके केंद्र में किसको माना गया, पृथ्वी को। और सभी ग्रह किसकी परिक्रमा करते हैं, पृथ्वी की। ये किसका मानना था, टोलेमी का। कौन सी अवधारणा हो गई, जियोसेंट्रिक है उसमें। और इसमें तो ये भी माना गया है कि सूर्य है, ये भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। सन यानी वो भी रोटेट, यानी जो पृथ्वी के चारों ओर क्या लगा रहा है, यानी चक्कर लगा रहा है। ये अवधारणा जियोसेंट्रिक है, जिसका वर्तमान में खंडन हो चुका है। दूसरा जो कंसेप्शन आया, यानी वो है हेलियोसेंट्रिक। और इस हेलियोसेंट्रिक है, यानी उसमें इसका प्रतिपादक है निकोलस कोपरनिकस को माना गया। देखो नाम लिखा है हेलियो, हेलियो का मतलब है सूर्य, यानी सेंट्रिक का मतलब वही केंद्र हो गया कि सोलर सिस्टम के केंद्र में किसको माना गया है, सूर्य को माना गया। और सभी ग्रह किसकी परिक्रमा करते हैं, सूर्य के। चाहे वो बुध हो, शुक्र हो, पृथ्वी हो, जो भी ग्रह है, सभी के सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये जानकारी देने वाला व्यक्ति था निकोलस कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस के द्वारा कौन सा कंसेप्शन दिया गया, तो हेलियोसेंट्रिक है, जिसको आधुनिक खगोल शास्त्र, यानी जो मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी है, उसका जनक माना गया है। आधुनिक खगोल शास्त्र का यानी जो जनक है निकोलस कोपरनिकस है। फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी, यानी मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी है, उसका जनक निकोलस कोपरनिकस। कई जगह ये भी लिख देते हैं सोलर सिस्टम, यानी सौरमंडल का पिता भी निकोलस कोपरनिकस को माना गया है। तो ये जानकारी देने वाला व्यक्ति निकोलस कोपरनिकस था। तो ये दो कंसेप्शन हो गए, जियोसेंट्रिक और कौन सी हो गई, हेलियोसेंट्रिक है। ग्रहों की गति के बारे में जानकारी देने वाला व्यक्ति था केपलर मोटे। सौरमंडल की खोज निकोलस कोपरनिकस, ग्रहों की गति उसकी जानकारी किसने दी है। हेलो विद्यार्थियों, यूनिवर्स के बारे में पढ़ा, सोलर सिस्टम के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। दिमाग में प्रश्न उठता है कि सर पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये तारा और ग्रह में क्या होता है। थोड़ी चर्चा अपन पहले भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अपन देखें तारा। तारे का मतलब जिसके स्वयं के पास प्रकाश होता है, स्वयं के पास स्वयं का प्रकाश है, यानी वो क्या है, तारा। अर्थात तारे के केंद्र में हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है। कि हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है और इससे तारे के पास में क्या होगा, प्रकाश होगा। जबकि ग्रह स्वयं के पास प्रकाश नहीं होता, जैसे पृथ्वी के पास में खुद का प्रकाश नहीं, ये सूर्य के प्रकाश से चमकती है। सूर्य एक क्या है, तारा। अर्थात ग्रह के केंद्र में हाइड्रोजन
का संलयन हीलियम में नहीं होता है। हाइड्रोजन का संलयन जब हीलियम में नहीं होगा तो ऊर्जा मुक्त नहीं होगी, ऊर्जा मुक्त नहीं होती है तब उसके पास में प्रकाश ही नहीं होता। ये दोनों में अंतर है। वर्तमान सौरमंडल में 8 ग्रह हैं और ये सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जैसा कि अपन पहले पढ़ चुके हैं, 2006 से पहले ग्रहों की संख्या 9 थी। 24 अगस्त 2006 प्राग जो चेक गणराज्य में है, इसमें यम यानी जिसको प्लूटो भी कहते हैं, कुबेर भी कह दिया जाता है, इसको ड्वार्फ प्लेनेट घोषित किया गया कि जो यम प्लूटो है इसको कौन सा ग्रह घोषित किया जाता है, ड्वार्फ प्लेनेट है, यानी वो घोषित किया जाता है। बोना ग्रह, ड्वार्फ प्लेनेट का मतलब हो गया यानी बोना ग्रह। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री हैं उनका सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में कोई उद्देश्य नहीं था कि यम यानी प्लूटो को बोना ग्रह बनाया जाए। उस समय के अनुसंधान चल रहा था और एक ग्रह था कालरा, उस कालरा को 10वें ग्रह का दर्जा देना था। तो उस समय चयन कमेटी के समक्ष उस कालरा के बारे में यानी जो जानकारियां थी वो पेश की गई और पूरी जानकारियां पेश करने के बाद में चयन कमेटी ने निर्णय लिया कि कालरा है वो मुख्य ग्रहों की श्रेणी में नहीं आ सकता, वो ड्वार्फ प्लेनेट ही रहेगा, बोना ग्रह रहेगा। तो जो उसकी जानकारी देने वाले व्यक्ति थे, वैज्ञानिक थे, खगोल शास्त्री थे, उन लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगाया कि क्यों ऐसा क्यों है। तो उस समय 24 अगस्त 2006 को जो एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं उन लोगों ने सोलर सिस्टम में नए ग्रह की परिभाषा निर्धारित की और उसमें 3 शर्तें रखी गई, जिसमें नंबर 1 शर्त ये रखी गई, ग्रह वो होगा जो सूर्य की परिक्रमा करता हो। पहली शर्त यही रखी जाती है कि ग्रह उसे कहेंगे जो सूर्य की परिक्रमा करता हो। छोटी क्लासों में भी अपन ने यही पढ़ा है कि ग्रह किसे कहते हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता उसको ग्रह कहते हैं और ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता उसको उपग्रह कहते हैं। यही अपन ने पढ़ा था। अब दूसरी शर्त ये रखी गई कि जिसका परिक्रमा पथ है दीर्घवृत्ताकार, इलिप्टिकल पाथ, दीर्घवृत्ताकार होना चाहिए, जिसको अंडाकार अपन लिख देते हैं, यह वृत्ताकार नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से दीर्घवृत्ताकार होना चाहिए। और नंबर 3 तीसरी शर्त यह रखी जाती है कि दूसरे ग्रह के परिक्रमा पथ को काटना नहीं चाहिए, कि दूसरा जो ग्रह आता है उसके परिक्रमा पथ को काटना नहीं चाहिए। अब देखिए कि उसमें क्या है, जो फिर देखा गया, एस्ट्रोलॉजिस्ट ने देखा कि जैसे ये अपन ने लिखा सूर्य, ये परिक्रमा पथ अपन ने बना दिया। इसमें यहाँ पर अपन ने लिखा कि ये बृहस्पति है, उसके बाद में शनि आ गया, ये अरुण आ गया, अरुण के बाद में अगला अपन ने लिखा कि ये वरुण ग्रह है। ये जितने भी ग्रह हैं सब सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा पथ दीर्घवृत्ताकार भी है और किसी भी ग्रह के परिक्रमा पथ को ये काट भी नहीं रहे हैं। आगे अपन देखते हैं कि ये यम ग्रह, और यम ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा कर रहा था और इसका परिक्रमा पथ भी दीर्घवृत्ताकार, दोनों शर्तें पूरी कर रहा है। लेकिन एक शर्त में ये वरुण ग्रह के परिक्रमा पथ को काट रहा है। अब यहां पर अपन देख रहे हैं कि वरुण जब तीसरी शर्त पूरी नहीं कर रहा, इसलिए इसको बोना ग्रह घोषित किया गया। कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि सर वरुण ग्रह भी तो काट रहा है। नहीं काट रहा, वरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा पहले ही कर लेता है, यम बाद में परिक्रमा करता है, इसलिए यानी यम है वो वरुण की परिक्रमा पथ को काट रहा है, इसलिए इसको ड्वार्फ प्लेनेट बोना ग्रह घोषित किया गया। तो तब तक यानी 24 अगस्त 2006 तक ग्रहों की संख्या 9 थी, लेकिन इस दिन से ग्रहों की संख्या कितनी हो गई? 8। अगला अपना यह आता है कि जो ग्रह हैं इनका नामकरण यूनानी और रोमन देवी देवताओं पर किए गए। पृथ्वी को छोड़कर जितने भी ग्रह हैं उन सभी ग्रहों का नामकरण यूनानी और रोमन देवी देवता, जैसे बुध है जिसको मरकरी कहते हैं, वाणिज्य और निपुणता का देवता माना गया है। शुक्र जिसको विनस कहते हैं, प्यार और सुंदरता की देवी माना गया है।
पृथ्वी है ये एंग्लो सेक्सन भाषा का शब्द है, इसका किसी देवी देवता से संबंध नहीं है। मंगल जिसको मार्स लिखते हैं, मार्स का मतलब रोमन गॉड फॉर वार, युद्ध का देवता होता है। बृहस्पति जिसको जुपिटर लिखा आता है, जुपिटर का मतलब देवताओं का ग्रह होता है। सन्नी सैटर्न एग्रीकल्चर गॉड, कृषि का देवता माना गया है। अरुण जिसको यूरेनस के नाम से जाना आता है, उसको स्वर्ग का देवता माना आता है। और वरुण है जिसको नेपच्यून लिखते हैं, इस नेपच्यून जल का देवता, रोमन गॉड फॉर सी, समुद्र का देवता, जल का देवता अपन मान सकते हैं इसको। और यम जिसको प्लूटो कहते हैं, इसको मृत्यु का देवता, जिसको वर्तमान में ड्वार्फ प्लेनेट बनाया गया है। हाँ प्रिय छात्रों, ये अपन ने सोलर सिस्टम है उसका एक स्ट्रक्चर तैयार किया है, जिसको आप भी नोटबुक में इसी प्रकार से तैयार करें। ये स्ट्रक्चर तैयार करने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन अपन बनाएंगे, जो आप इस स्ट्रक्चर को देख करके उनके उत्तर दे सकते हो। रटने की आपको आवश्यकता नहीं, इसलिए पहले नोटबुक में अच्छे से इसको आप उतारें। अब क्वेश्चन अपन शुरू करते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर दे रखा है इसमें कि हमारा सोलर सिस्टम है, सौरमंडल है, उसमें 8 ग्रह हैं। सबसे पहले 8 ग्रहों के नाम अपन ने लिखे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, जिसको मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून के नाम से जाना जाता है। अब बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप को मैं पूछूंगा, आप और इस स्ट्रक्चर को देख करके आप इनके उत्तर दे सकते हो। सबसे पहला प्रश्न अपना बनता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो देखिए आप, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, जुपिटर, जिसको देवताओं का ग्रह कहा जाता है। इसी स्ट्रक्चर में अगर अपन देखें कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्रह बुध, मरकरी, जिसको वाणिज्य और निपुणता का देवता कहा जाता है। ये 2 इजी प्रश्न हैं जो अपने को पहले से आ रहे हैं। और भी देखिए, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा हो गया? बुध। सबसे दूर कौन सा है? वरुण, जिसको नेपच्यून कहा जाता है, यानी समुद्र का देवता जिसको अपन लिखते हैं। अब भी थोड़ी हाई लेवल में अपन चलते हैं। यानी प्रश्न आ गया कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम व्यवस्थित कीजिए। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम व्यवस्थित कीजिए। शायद आपके मस्तिष्क में ये प्रश्न आ गया होगा और आप आराम से इसको कर सकते हो अगर ये सोलर सिस्टम आपको याद है। तो सबसे पहला ग्रह आप लिखोगे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसका उल्टा कर देते हैं अपन, सूर्य से घटती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो उसमें पहला वरुण, दूसरा अरुण, शनि, बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, शुक्र और बुध है। ये 2। अब क्या होगा कि एग्जाम में प्रश्न पूछेगा, इनमें से बीच में से कोई भी दे सकता है। जैसे आ गया सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम व्यवस्थित कीजिए, और क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा कि पहला दे दिया मंगल, बुध, बृहस्पति, पृथ्वी। तो आप क्रम सही ढंग से करें, ये नहीं कि मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार कर दिया, ऐसे नहीं करना आपको। इसमें आपको पता है कि पहला ऑप्शन मंगल दिया, अपने को पता मंगल से पहले बुध दे रखा है, बुध ऑप्शन में बुध भी दे रखा है, बृहस्पति भी दे रखा है। सबसे पहले बुध है, उसके बाद में पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर क्या है? बृहस्पति है। ये क्वेश्चन अपन ने बनाए। इसके बाद में अगला कि सूर्य के सर्वाधिक निकटतम ग्रह कौन सा हो गया? बुध। अगला प्रश्न है पृथ्वी कौन से ग्रहों के बीच में है? तो ध्यान से देखिए, शुक्र और कौन सा हो गया? मंगल। इनके बीच में क्या है? पृथ्वी है, जिस पर अपन निवास करते, एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके आ सकता है कि पृथ्वी कौन से ग्रह के सर्वाधिक निकट है? तो ध्यान से देखिए डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है। सबसे निकट किसके है? तो सबसे निकट शुक्र के है। ये ध्यान देना है कि शुक्र के सबसे ज्यादा क्या है? निकट है। अलंकरण या वलय वाला ग्रह कौन सा है? तो अलंकरण या वलय वाला ग्रह कौन सा हो गया? शनि।
सेट्रन एग्रीकल्चर गॉड, कृषि का देवता, इसके चारों तरफ घेरा बना हुआ है। ये डस्ट है, रोक के ये जो चट्टानों के टुकड़े हैं, बर्फ के टुकड़े हैं जो इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो ये अलंकरण और वलय वाला ग्रह है, वो कौन सा आता है? सैटर्न आता है। ये अपने कई सारे प्रश्न इसमें से बनाए। अगला अपना क्वेश्चन बनता है कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार क्रम व्यवस्थित वाला अपन ने कर लिया। अब आ गया कि आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम व्यवस्थित कीजिए। आकार के अनुसार ग्रहों का आरोही या अवरोही क्रम, बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा। सबसे पहले अपन बड़े से छोटा लेते हैं। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा अरुण, चौथा वरुण, पांचवां पृथ्वी, छठवां शुक्र, सातवां मंगल और आठवां बुध हो गया। प्रश्न आ गया कि पृथ्वी का आकार में कौन सा नंबर आता है? तो देखिए, आकार में पहला बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा अरुण, चौथा वरुण और पांचवा किसका है? पृथ्वी का। आकार में पृथ्वी का पांचवा नंबर है। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार पृथ्वी का कौन सा नंबर आता है? तो दूरी के अनुसार अगर अपन देखें तो कौन सा आएगा? पृथ्वी है। तीसरा नंबर सूर्य से दूरी में तीसरा नंबर पृथ्वी का है। प्रश्न कई बार यह पूछ लिया आता है कि मध्यवर्ती ग्रह कौन सा है? तो पहले तो बड़ा इजी था, 9 ग्रह थे, बीच में कौन सा आ रहा था? बृहस्पति। लेकिन अब तो 8 हो गए। अब मध्यवर्ती ग्रह कौन सा बताएं? तो भी अपने को बृहस्पति डिस्टेंस के अनुसार लेकर के देखना होगा। तो उसके आधार पर अपन कौन सा लेकर के आ जाएंगे? बृहस्पति, यानी आकार प्रकार से बृहस्पति है, यानी इसको अपन लेके आएंगे। फिर अगला कि इन ग्रहों का जो और अपन देखें कि ये जो मंगल और बृहस्पति, इसके बीच में ग्रहों के छोटे छोटे टुकड़े हैं, इसको कहा जाता है क्षुद्र ग्रह, अवांतर ग्रह। रीट में पहले प्रश्न आ भी चुका है कि क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह कौन से हैं? तो क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं, जिनकी संख्या लगभग 80,000 है। और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है वो सेरस को माना गया है। कई साइरस उसको लिख दिया आता है। तो मंगल, जिसको अपन ये कह सकते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट के नाम से भी जिसको जाना है, एस्ट्रॉइड जो बेल्ट है ये भी इसको अपन लिख सकते हैं। तो वो मंगल और बृहस्पति के बीच में कौन से ग्रह हैं? तो उन ग्रहों को अपन एस्ट्रॉइड बेल्ट है, यानी उसके नाम से क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह के नाम से भी उसको जाना है। अब इस पूरे सोलर सिस्टम को 2 भागों में अपन विभाजित करेंगे कि जो ग्रह हैं उनको 2 भागों में किस प्रकार से विभाजित करते हैं। एक तो ये है कि सूर्य और क्षुद्र ग्रह, मतलब ये क्षुद्र ग्रह है, यानी जो सोलर सिस्टम को 2 भागों में विभाजित कर रहे हैं। नंबर 1 यानी जो इंटरनल प्लेनेट हो गया, ये जो, और दूसरा यानी जो ग्रेट प्लेनेट है, मतलब आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। प्रश्न पूछ लिया आता है आंतरिक ग्रहों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में आंतरिक ग्रहों की संख्या 4, पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि आंतरिक ग्रह हैं किसके बीच में है? तो आंतरिक ग्रह किसके बीच में? ध्यान दीजिएगा, सूर्य और क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह के बीच बताने। ऑप्शन में बड़ा अटपटा लिखा हुआ आता है, बुध मंगल के बीच, शुक्र बृहस्पति के बीच, सूर्य और यानी क्षुद्र ग्रह के बीच। तो यही होगा सूर्य और क्षुद्र ग्रह के बीच वाला। बाह्य ग्रहों की संख्या कितनी है? बाह्य ग्रहों की संख्या भी 4 है। सबसे पहला कौन सा आता है? बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा अरुण, चौथा वरुण। आकार में सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। लेकिन आकार में सबसे बड़े कौन से हैं? तो ये बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, जिनको बाह्य ग्रह कहते हैं, आउटर प्लेनेट के नाम से जाना आता है। आकार में बड़े होने की वजह से इनको ग्रेट प्लेनेट भी कहते हैं, जोवियन ग्रह के नाम से भी इनको जाना जाता है, बाह्य ग्रह भी इनको कह सकते हैं अपन। ये काफी अपन ने जो प्रश्न इसमें से इसको देख करके, अभी ये जो नीचे दी गई सारणी है, टेबल है, उसको तो अपन ने ध्यान में नहीं लिया है, केवल इस स्ट्रक्चर को ही अपन ने ध्यान में रखते हुए कई सारे प्रश्न अपन ने बनाए हैं। तो ये 8 ग्रह हैं, बड़ा छोटा कौन सा किसके बीच में है, अलंकरण वाला कौन सा, वलय वाला ग्रह कौन सा है। अब ग्रहों के
चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उनको उपग्रह कहा जाता है। तो उपग्रह में अपन देखें, जैसे बुध है, इसके कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र के भी कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी के एक ही नेचुरल मून है, और प्राकृतिक ग्रह जिसका नाम अपन चंद्रमा लिखते हैं, मंगल है, इसके दो हैं, फोबोस और डिमोस। बृहस्पति 79 है, शनि 81 है, ध्यान रखने की चीज है। और यहाँ अरुण है, यानी इसके 27 हैं, इसके 17। हालांकि ये गैसीय ग्रह भी बोलते हैं, इन बाह्य ग्रहों को गैसीय ग्रहों के नाम से भी इनको जाना आता है। तो प्रश्न आ गया कि वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा, सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं? पहले कुछ समय पहले अपन यानी बृहस्पति पढ़ते थे, उससे पहले शनि पढ़ते थे, और अभी हाल ही में जो खगोल शास्त्री उन्होंने पुनः शनि के उपग्रहों की संख्या 81 यानी 81 बता दी गई है। इसलिए वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि हो गया। उस ग्रह का नाम बताइए जिसके उपग्रह नहीं हैं। तो उपग्रह किसके नहीं है? बुध और शुक्र। प्रश्न आ गया कि सबसे कम उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? ध्यान रखना, ऑप्शन में इनमें से भी किसी का नाम होगा, बुध या शुक्र में से, और अपन इनका नाम लिख दें। इनके सबसे कम नहीं है ही नहीं, सबसे कम का मतलब कुछ संख्या होगी। तो ये यानी सबसे कम उपग्रह वाला ग्रह कौन सा हो गया? पृथ्वी। लेकिन यहां एक और ध्यान रखना है कि सर्वाधिक कृत्रिम उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक कृत्रिम आर्टिफिशियल जो सबसे ज्यादा कृत्रिम उपग्रह हैं वो भी पृथ्वी के हैं। इसरो के द्वारा, नासा के द्वारा, यूरोपीय संघ के द्वारा जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं, देखो एक सैटेलाइट जो कृत्रिम है उनको सैटेलाइट लिख देते हैं, प्राकृतिक है उनको मून, मून अपन वैसे चंद्रमा, वहाँ इनके भी वो मून ही बोलते हैं कि ये सब इनके क्या है? मून है। तो सर्वाधिक कृत्रिम उपग्रह वाला ग्रह कौन सा हो गया? पृथ्वी। यानी स्वाभाविक उपग्रह एक ही है जिसको प्राकृतिक नेचुरल मून अपन कह सकते हैं, वो चंद्रमा पृथ्वी का एक ही उपग्रह। ये इन उपग्रहों के ग्रहों के बारे में अपन ने लिखा है। अब अगला प्रश्न कि जो ये ग्रह हैं, यहां से अपन शुरुआत करते हैं कि बहुत इजी प्रश्न हो गए। बुध के बारे में बहुत सारे प्रश्न बन गए कि सूर्य के सर्वाधिक निकट कौन सा हो गया? बुध है। सबसे छोटा कौन सा है? बुध। सबसे पहले सूर्य की परिक्रमा भी बुध करता है, इसके उपग्रह भी नहीं है। दूसरा इसका एक प्रश्न आता है कि सूर्य के निकट है इसलिए सबसे ज्यादा गर्म होना चाहिए, लेकिन ये वर्तमान में सबसे गर्म नहीं है। हालांकि टेम्परेचर अपन ने अलग से पढ़ेंगे इनका। इसका वायुमंडल नष्ट हो गया, इसलिए दिन बहुत अधिक गर्म और रातें बर्फीली होती है। जैसे अपन ने +390 डिग्री सेंटीग्रेड और -170 डिग्री। इसका मतलब यह वो ग्रह है जो अपन कह सकते हैं कि दिन बहुत अधिक गर्म और रातें बर्फीली होती है। उस ग्रह का क्या नाम है? तो वो कौन सा हो गया? बुध। शुक्र ग्रह, विनस यानी प्यार और सुंदरता की देवी, लव एंड ब्यूटी गॉडेज के नाम से जिसको जाना आता है। सेकंड क्लोज्ड प्लेनेट हो गया सूर्य के, और इस ग्रह के सबसे ज्यादा चमकीला माना गया। सल्फ्यूरिक एसिड के बादल पाए जाते हैं। वर्तमान में सबसे ज्यादा गर्म भी टेम्परेचर में अपन देखेंगे तो सबसे गर्म भी कौन सा आएगा? यानी शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह के भी कोई भी उपग्रह नहीं है। दिन यानी सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह भी यही है, अतः इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार यानी मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से इसको जाना जाता है। वो कौन सा ग्रह है? शुक्र है। यानी सांझ का तारा, भोर का तारा इसको अपन कह सकते हैं। पृथ्वी अगला ग्रह आता है। पृथ्वी, सॉरी एक मिनट, वापस अपन शुक्र के बारे में देखते हैं। शुक्र ग्रह है, इसके वायुमंडल में 95% से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड है, अतः इस ग्रह पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। 95% से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड है, इसलिए जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। अगला पृथ्वी, ये एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन पाया जाता है। 70.8%, लगभग 71% पर जल है। अंतरिक्ष से जाकर के देखते हैं तो इसका रंग नीला दिखाई देता है, नीले रंग का ग्रह है। और यहां पर देखिए डेंसिटी, हालांकि सबकी डेंसिटी भी अलग अलग पढ़ेंगे, 5.5 एक साथ जो दे रखी है। सर्वाधिक घनत्व वाला सबसे भारी ग्रह है, वो सबसे भारी ग्रह पृथ्वी है।
इसी पर जीवन पाया था। बाकी अपन पृथ्वी के बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार से अपन पढ़ेंगे। एक ही चंद्रमा इसका प्राकृतिक उपग्रह है। मंगल, जिसको मार्स कहते हैं, रोमन गॉड फॉर वार, युद्ध का देवता। दो उपग्रह, फोबोस और डिमोस, दो इसके उपग्रह। निक्स ओलंपिस नाम का एक पर्वत है जो ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत, ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत अभिज्ञात पर्वतों में हो सकता है, इससे भी बहुत ज़्यादा मुझे सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा पर्वत माना गया, मतलब माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है। मंगल ग्रह पर भारत के द्वारा MOM मार्स ऑर्बिट मिशन मंगलयान भेजा गया है। मंगलयान के बारे में और चंद्रयान के बारे में विस्तार साइंस टेक में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। लाल ग्रह है, क्यों है? आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक है, इसलिए इसका रंग लाल दिखाई देता है, इसलिए इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। अगला आता बृहस्पति, जुपिटर, देवताओं का ग्रह इसको कहा जाता है। 79 इसके उपग्रह है और सबसे बड़ा ग्रह है, सर्वाधिक इसका आयतन है। जितने भी ग्रह हैं उनमें सर्वाधिक आयतन बृहस्पति का था। इसके एक उपग्रह है जिसका नाम गैनीमंड है, जो सबसे बड़ा उपग्रह है। उपग्रह में सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमंड, जो बृहस्पति के। सन्नी, जिसको सैटर्न लिखा जाता है, और सैटर्न है इसको एग्रीकल्चर गॉड, कृषि का देवता, वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह, अलंकरण और वलय वाला ग्रह है। घनत्व अगर डेंसिटी देखें इसकी तो सबसे कम है, सबसे कम घनत्व वाला, इसका सबसे हल्का है। विद्वानों के अनुसार यह माना गया है कि अगर इसको समुद्र में डाल दिया जाए तो ये डूबेगा नहीं, इतना हल्का ग्रह इसको माना गया है। और अरुण ग्रह, या सॉरी, जो सन्नी है इसका एक उपग्रह है जिसका नाम है टाइटन, सबसे चमकीला उपग्रह। ग्रह नहीं, ग्रह तो सबसे चमकीला शुक्र है, लेकिन सबसे चमकीला उपग्रह टाइटन आता है। इसके बाद में अरुण ग्रह आता है जिसको यूरेनस कहते हैं, स्वर्ग का देवता इसको माना गया है। स्वर्गवासी इधर ही रहते हैं ऐसा माना गया है। तो जो अरुण ग्रह है, इस ग्रह पर जो मीथेन गैस है और हीलियम गैस है, इनकी अधिकता पाई जाती है। हल्का नीला रंग भी इसका अपने अक्ष पर सबसे ज्यादा झुका हुआ है, इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? वरुण सबसे दूर है, सबसे ठंडा ग्रह है, सूर्य की परिक्रमा में भी सबसे ज्यादा टाइम लगता है। वो ग्रह कौन सा हो गया? वो वरुण ग्रह। काफी प्रश्न केवल इस स्ट्रक्चर से अपन ने तैयार कर लिया। बच्चों, जैसे सूर्य से बढ़ती हुई दूरी है, इसके बारे में अपन डिस्टेंस, पीछे जो वीडियो था ब्रह्मांड की उत्पत्ति है उसमें दूरी मापने की इकाई आपको बताई गई थी। तो यहाँ सूर्य से जिन ग्रहों की दूरी अपन मापेंगे वो एस्ट्रोनॉमिक यूनिट में मापी जाती है, एकक में मापी जाती है। AU जो लिखा है वो एस्ट्रोनॉमिक यूनिट है, और एक एस्ट्रोनॉमिक यूनिट में 14,95,98,000 किलोमीटर होते हैं। ये उसको एक एकक कहा जाता है, मतलब वो दूरी तय की गई है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। अब इस डिस्टेंस में ये तो है नहीं कि अपने को सभी याद करनी है, लेकिन ये पहले से भी अपने को पता है कि सबसे निकट कौन सा है, सबसे दूर कौन सा है। तो ये एस्ट्रोनॉमिक यूनिट, ये एक एस्ट्रोनॉमिक यूनिट है। ये एक से ज्यादा, जैसे यहाँ 0.39 है, या 0.72 है, या 1 हो गई, 1.52 हो गई, 5.20 हो गई, 9.54 एकक हो गई, 19.2 हो गई, और वरुण की 30.1 है। और जब प्लेनेट यम था, प्लूटो था, उस 39.5 थी। इस डिस्टेंस के अनुसार जब यानी यम प्लूटो है, यानी उसकी 39.5 अपन लिखते थे, लगभग 40 लिखा करते थे, एस्ट्रोनॉमी की यूनिट उसकी लिखते हैं। उस डिस्टेंस के आधार पर अगर देखा जाए तो मध्यवर्ती ग्रह कौन सा है, तो देखिए इसका एवरेज 39 लगभग 40 है। तो इसके बीच की स्थिति में अगर डिस्टेंस के अनुसार देखेंगे तो बीच में ग्रह कौन सा आएगा? अरुण ग्रह। अरुण ग्रह उसको डिस्टेंस के अनुसार बीच में रखा जाता है। अब जैसे ज्यादातर देखो एकदम से तो लागू नहीं होगा, लेकिन लगभग ये होगा कि यानी जो एकक में दूरी बढ़ रही है, प्रत्येक बढ़ते हुए ग्रह के साथ लगभग दूरी दुगुनी हो रही है। इस दुगुनी दूरी को बताने वाला एक व्यक्ति था बोर्ड्स, इसलिए उसके बोर्ड्स लॉ के नाम से भी इसको जाना जाता है।
बोर्ड्स लॉ का नियम क्या है? तो एस्ट्रोनॉमिक यूनिट में लागू होता है। बोर्ड्स लॉ का मतलब होता है सूर्य से प्रत्येक ग्रह की दूरी जब बढ़ती है तो लगभग वो क्या होती है, दुगुनी हो जाती है। उसी नियम का नाम क्या दिया गया? बोर्ड्स लॉ नाम दिया गया था। ये तो डिस्टेंस के अनुसार अपन ने लिखा है। अब एक टेम्परेचर है, कई इंपॉर्टेंट पर्सन बनेंगे टेम्परेचर में। डिग्री सेंटीग्रेड में बुध ग्रह है, इसका प्लस 390 माइनस 170, इसका मतलब दिन बहुत अधिक गर्म और रातें क्या है, ठंडी। वर्तमान में सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो विनस, शुक्र। यानी 475 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस में हमारी पृथ्वी का तापमान प्लस 22 डिग्री सेंटीग्रेड, 22 डिग्री सेंटीग्रेड है। और मंगल ग्रह है, देखो यहां आप कंफ्यूज होगे थोड़े से कि कल सर 15 डिग्री से, वो सतह का तापमान, ये पूरे प्लेनेट का जो तापमान रखा गया है, तो ये सतह का तापमान नहीं है। 22 डिग्री से, और मानव के लिए अनुकूल तापमान भी माना जाता है। मंगल अब माइनस में है सभी का तापमान, माइनस 23 डिग्री सेंटीग्रेड। इसीलिए मंगल पर हमारे वैज्ञानिक चाह रहे हैं कि मानव रह सकता है, अनुसंधान। लेकिन अब यहाँ के बाद बृहस्पति है, माइनस 123 डिग्री सेंटीग्रेड। अमेरिका ने जुनो उपग्रह भी यहाँ पर भेजा था। शनि माइनस 180 डिग्री सेंटीग्रेड है। अरुण माइनस 218 डिग्री सेंटीग्रेड है। वरुण माइनस 228 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा गया। अब यहाँ फिर एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, डेंसिटी ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में मापी जाती है। ध्यान से देखिए, यानी ग्राम घन से सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो ध्यान से अगर अपन देखेंगे, सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह, ये अपन ने लिखा सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा हो गया? पृथ्वी, 5.517। इसका मतलब ये इंटरनल प्लेनेट है। इंस्टीट्यूट, ये इंटरनल जो प्लेनेट आ रहे हैं, इन सभी का घनत्व ज्यादा है। ये भारी ग्रह, इनकी बनावट पृथ्वी के समान है। आंतरिक ग्रह, अब जैसे बाह्य ग्रहों की अपन देख रहे हैं तो घनत्व कम है, तो यहाँ सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा हो गया? पृथ्वी। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा आ रहा है? शनि है, वो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। लेकिन यहाँ एक और अपन देख सकते हैं कि जितने भी जो ये ग्रह दे रखे हैं, इसमें हो सकता है कि प्रश्न आ गया कि ये दो तो अपन रट लेते हैं, लेकिन प्रश्न पूछ दे, ऑप्शन दे दिया निम्नलिखित में सर्वाधिक घनत्व है। ऑप्शन दे दिया आता है शनि, अरुण, वरुण और शुक्र। तो कौन सा लिखना होगा? शुक्र। न्यूनतम पूछे तो भी ध्यान रखना, अधिकतम पूछे तो भी अपने को ध्यान रखना है। तो ये डेंसिटी के बारे में अपन ने लिखा है, घनत्व, टेम्परेचर और डिस्टेंस के बारे में। हाँ बच्चों, सोलर सिस्टम के आगे की कड़ी में अपन जुड़ते हैं। अब प्रत्येक ग्रह की दो प्रकार की गतियां होती हैं, एक परिभ्रमण और एक परिक्रमण। दोनों में अंतर देखिए, और अक्सर एक प्रश्न अपन गलत भी कर बैठते हैं। देखो, परिभ्रमण का मतलब है अपने ही अक्ष पर घूमने की क्रिया को परिभ्रमण कहते हैं। सभी ग्रह अपने अक्ष पर चक्कर लगाते हैं, तो अपने ही अक्ष पर घूमने की क्रिया को क्या कहा जाता है? परिभ्रमण कहते हैं। और परिक्रमण, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं यहीं पर घूम रहा हूं, जैसे पंखा है वो अपने स्थान पर घूमता, वो परिभ्रमण होता है। किसी मंदिर के, किसी मकान के चारों तरफ अपन चक्कर लगाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है। एक रोटेशन होता है, एक रिवोल्यूशन होता है, ये दो तरह की गतियां हैं। अब परिभ्रमण का होता है अपने ही अक्ष पर घूमने की क्रिया को क्या कहा जाता है? परिभ्रमण कहते हैं। प्रश्न आता है कि सभी ग्रह अपने अक्ष पर क्या एक ही दिशा से घूमते हैं? तो यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि शुक्र और जो अरुण ग्रह, ये अपने अक्ष पर अलग दिशा से घूमते हैं। जैसे बुध, यानी बुध ग्रह है, ये अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, जबकि शुक्र ग्रह है, ये शुक्र ग्रह अगर अपन देखें तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। आगे पृथ्वी है, उसकी भी यही स्थिति है कि ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। और मंगल ग्रह है, वो भी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। अगला बृहस्पति है, ये भी पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला शनि है, ये भी पश्चिम से पूर्व की ओर। अब ध्यान देना है,
अगला जो ये अरुण ग्रह है, शनि के बाद में आ रहा है, ये ग्रह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। और वरुण ग्रह है, ये भी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व। यहाँ दो प्रश्न हो गए, तो कौन से दो प्रश्न? ये कि उस ग्रह का नाम बताइए जो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर न घूम करके पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, तो उस ग्रह का नाम क्या आता है? शुक्र और अरुण ग्रह। अगला परिक्रमण। परिक्रमण का मतलब है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? परिक्रमण। और सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं। तो इसका मतलब परिक्रमण की दिशा सबकी एक ही है, लेकिन परिभ्रमण की दिशा दो ग्रहों की उल्टी है। और वो दो ग्रह कौन से आते हैं? तो उन दो ग्रहों में अगर देखा जाए तो एक शुक्र ग्रह है और एक कौन सा हो गया? अरुण ग्रह। अब अगला यानी परिभ्रमण की समयावधि भी अपन ने लिख रखी है और परिक्रमण की भी लिख रखी है। जैसे अब यहां इस टेबल को ध्यान से आपको नोटबुक में उतारना है, इसको रटना नहीं है। इसमें से आपको मैं 5 प्रश्न पूछूंगा, 5-6 प्रश्न बनेंगे, बहुत शानदार है, वो आराम से आप कर सकते हो, जिसमें से 2-3 प्रश्न आपको पहले से आ रहे हैं। तो सबसे पहला सूर्य के यानी सबसे पहले चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? देखिए सूर्य वाली लाइन में आपको 88 दिन, इधर 164 वर्ष। इसका मतलब सबसे पहले सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह बुध यानी मरकरी 88 दिन में चक्कर लगाया था। सबके बाद चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा हो गया? वरुण 164 वर्ष में लगा रहा है। अब यहां परिभ्रमण में आपको देखना है कि अपने अक्ष पर, ध्यान से सुनिएगा, कि अपने अक्ष पर सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह कौन सा है? अपने अक्ष पर सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो देखिए इसमें कौन सा आएगा? यहां से ध्यान से अगर अपन चलेंगे तो 9 घंटे 56 मिनट, ये यहां पर आ गए अपन 9 घंटे 56 मिनट, इससे कम किसी का भी नहीं है। इसका मतलब अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा हो गया? बृहस्पति। हालांकि सूर्य का चक्कर लगाने में 11.11 मतलब लगभग 12 वर्ष का समय लगता है, लेकिन खुद का चक्कर लगाने में 9 घंटे और 56 मिनट का। अपने इसका उल्टा कर दीजिए, अपने अक्ष पर सबसे धीरे घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो अपने अक्ष पर सबसे धीरे घूमने वाला ग्रह शुक्र ग्रह 243 दिन। देखिए 243 दिन कहीं भी नहीं है, तो ये अपने अक्ष पर सबसे धीरे। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में कितना टाइम ले रही है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में 24 घंटे का समय लेती है। 24 घंटे का समय ले रही है पृथ्वी अपने। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड अभी लिखने की आवश्यकता नहीं है अपने को, तो ये 24 घंटे का समय ले रही है। और दूसरा कि उस ग्रह का नाम बताइए जो अपने अक्ष पर घूमने में लगभग पृथ्वी जितना ही समय लेता है। मंगल ग्रह 25 घंटे कुछ मिनट लेता, लगभग 1 दिन। इनका कौन से ग्रह हैं जिनके घूमने में परिभ्रमण में वो यानी लगभग समान समय लगता है? तो पृथ्वी और कौन सा हो गया? मंगल ग्रह है। ये कई सारे अपन ने इसके प्रश्न। अगला एक प्रश्न बनता है उस ग्रह का नाम बताइए जो अपने अक्ष पर घूमने में अधिक समय लेता है जबकि सूर्य का चक्कर लगाने में कम समय लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसमें भी शुक्र है, सूर्य का चक्कर लगाने में 225 दिन है जबकि खुद का चक्कर लगाने में 243 दिन लेता है। और देखिए बाह्य ग्रह हैं वो अपने अक्ष पर घूमने में कम समय लेते हैं जबकि सूर्य का चक्कर लगाने में अधिक। तो इसका मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी सूर्य का चक्कर लगाने में समय ज्यादा। अब अपने को ध्यान रखना है कि सूर्य उदय और अस्त होता है हर दिन। तो सूर्य उदय कौन सी दिशा से होता है? पूर्व से होता है। अस्त कौन सी दिशा में होता है? पश्चिम में होता है। कौन सी गति प्रभावित करती है? परिभ्रमण, न कि परिक्रमण। प्रश्न आ गया कि उस ग्रह का नाम बताइए जहां सूर्योदय पूर्व की बजाय पश्चिम में होता है। उस ग्रह का नाम बताइए जहां सूर्योदय पूर्व की बजाय पश्चिम में होता है। वो कौन सा ग्रह है? आसानी से आप बता सकते हो, यानी शुक्र और कौन सा ग्रह हो गया? अरुण ग्रह। अगला प्रश्न, यदि हमारी पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा को बदल दिया जाए तो कौन सी घटना होगी? भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी आएगी, या सूर्योदय पूर्व की बजाय पश्चिम में होगा? उपर्युक्त सभी नहीं लिखना है। ज्यादातर अपनी आदत होती है उपर्युक्त सभी। सूर्योदय पूर्व की बजाय किस तरफ होगा? पश्चिम में होगा। ये सोलर सिस्टम के कई सारे प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न अपन बना सकते हैं इसमें। तो ये सौरमंडल का अपन ने
कुछ टॉपिक्स हैं यानी इनके बारे में अपन ने लिखा है। शायद आपके एग्जाम से संबंधित बिंदु लगभग कवर कर चुके हैं, तो इससे बाहर नहीं आना चाहिए। तो आराम से विस्तार पूर्वक इसके नोट्स बनाइए, कंटेंट पूरे आप तैयार कीजिए। धन्यवाद।